अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शोएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जोफा ग्रुप के, आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर हैं हिप्नोथेरेपी के, NLP के, और उसके साथ साथ आप एहसास रखते हैं सितारा इम्तियाज का। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस टाइकॉन जनाब इमरान यूसुफ साहब की। वेलकम टू फाउंडेशन सर। थैंक यू सो मच। इंडीड मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हूँ और आपकी की मेज़बानी का बहुत शुक्रिया। सर, अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं और मैं सर आपकी जो पोजीशंस हैं जहां पे आप अभी काम कर रहे हैं, आप सर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जोफा ग्रुप के, आप फाउंडर हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, आप NLP ट्रेनर भी हैं, डेवलपर भी हैं। सर, ये सब कुछ आप आज कर रहे हैं, लेकिन सर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं जो है वो कह सकते हैं कि क्योंकि कारोबारी घराने में आँख खोली तो कारोबार करना जो है वो हमारे शायद जेनेटिकली खून में शामिल है। 9th क्लास में था जब से अब्बू के साथ जो है वो काम पे जाता था। 1990 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन जिसको आप कहते हैं वो कंप्लीट हुई और दैट्स वेयर जहाँ पे मेरा कारोबार का आगाज़ हुआ। कनाडा से मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया और जब तक 2010 तक पाकिस्तान वापस नहीं आए, जब तक कारोबार जो है वो कनाडा, अमेरिका, फिर उसके बाद हमने यूरोप के अंदर काफ़ी एक्सपेंड किया। ज्वेलरी क्योंकि हमारा कारोबार था तो इनिशियली हमने उसी ज्वेलरी को जो है एक्सपेंड किया। वी वर द फर्स्ट ISO 9002 ज्वेलर्स ऑफ पाकिस्तान। वी वर द ओनली ज्वेलर्स फ्रॉम पाकिस्तान हु वर रजिस्टर्ड देयर इन नॉर्थ अमेरिका, उनकी ज्वेलरी एसोसिएशन में, जिमोलॉजिकल एसोसिएशन में। तो वहाँ से फिर ये कारोबार का आगाज़ हुआ। फिर हमने इसको एक्सपेंड जो है करते गए, फूड बिजनेस में जो है आए, फिर डेटा नेटवर्क के अंदर आए, तो अमेरिका कनाडा के अंदर काफ़ी एक्सपेंड किया। फिर साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसकी एक्सपेंशंस होती गई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी ऐड होती गई। मोमिनपिक आइसक्रीम की फ्रेंचाइज हमारे पास आई, फिर मोंडिलिस फाइन फूड्स भी फिर हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया। कंस्ट्रक्शन में गए, टेक्सटाइल में आसिम जो फलौन उसमें गए। पता है कि समझे ये सफ़र जो 1990 से जो शुरू हुआ ये कंटिन्यूसली जो है वो जारी, ये कारोबार के हवाले से है। अब बाकी जो ट्रेनर्स का जो आपने जिसको कहा कि बीइंग अ मास्टर ट्रेनर ऑफ NLP एंड हिप्नोथेरेपी, वो ज़िंदगी के अंदर जब से मम्मी ने मेरे शायद स्कूल में दाखिल कराया था और आज तक कोई ऐसा लम्हा मेरी ज़िंदगी में नहीं गुजरा जहाँ मैं कभी इनरोल्ड ना रहा हूँ। तो आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, ऑलवेज अ स्टूडेंट। अगर एज अ ट्रेनर पढ़ाने की बात करूं तो मैं जिस वक्त ग्रेड 3 में खुद था, मैं जब से ट्यूशन पढ़ाता हूँ। सही। और वो भी क्योंकि मेरा जो है वो पैशन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा पढ़ने और पढ़ाने का ताल्लुक है ये 7 साल की एज से स्टार्ट हुआ था और आज तक भी मैं बीइंग ए स्टूडेंट प्रोफेशनली इनरोल्ड हूँ, अभी भी प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल्ड हूँ। तो ये इसी तरह जो है वो जारी है सफ़र, अगर पढ़ने पढ़ाने की अगर बात हो रही है तो। सही। सर, अगर हम आपके बिजनेस की बात करें जिसमें मैं करना चाह रहा था कि सर साउथ एशिया में सर्वे किया गया, रिसर्च हुई कि 10 में से 8 कंपनियां फेल हो जाती हैं, मगर आप पे दर पे जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सर, आपकी कामयाबी की क्या वजह है? देखिए, एक तो बिजनेस इसलिए कामयाब यहाँ पे नहीं होते हैं साउथ एशिया के अंदर कि वो पास ऑन नहीं करते, वो डेलीगेट नहीं करते। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फादर जो है वो भी रिलक्टेंट होता है कि अपने बेटे को सारी चीज़ें जो है वो सिखाए। तो अच्छा, एक और भी हमारे यहाँ अगर आप देखें एक रूल है और हमने ऐसी कहावत सुनी कि मैं तो उसको फजूल तरीन कहावत कहूँगा कि वो कहते हैं कि ये सारे गुर नहीं सिखाने चाहिए। 10 में से अगर आपको गुर आते हैं तो सिर्फ जो है वो 9 सिखाने चाहिए, वरना आपका सर्वाइवल कैसे होगा? बाकी कब्र में लेके चले जाएंगे। राइट, बाकी अपने कब्र ले जाएंगे। तो अगर आप ये सोचें कि अगर मैंने अपने शागिर्द को या अपने सक्सेसर को 9 सिखाए, उसने 8 सिखाए, उसने 6 सिखाए, तो 1000 साल के अंदर तो 0 हो ही जाना था। सही। तो यही हमारे साथ जो हुआ, एक तो ये कि हम डेलीगेट नहीं करते, दूसरा प्लानिंग जो है वो हम जो है वो नहीं करते, और तीसरा शायद हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है कि अगर अपनी नाअहली और बेअमली को हम बहुत आसानी से मंसूब कर देते हैं कि ये शायद अल्लाह ऐसा चाहता था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ही ऐसी थी। तो वो जो एक सहारा हमने अपने ऊपर ले रखा है, जैसे मैंने आपको कहा कि बेअमली और नाअहली का, उसका भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई लेगेसीज नहीं मिलती। 100 ईयर्स की आपको कोई फाउंडेशन यहाँ पे नहीं मिलेंगी, आपको ग्रुप्स नहीं मिलेंगे, कंपनीज नहीं मिलेंगी। 3rd जनरेशन के बिजनेसेस मेरे ख्याल में हैंड पिक होंगे शायद अगर पाकिस्तान में होंगे तो। सही। इसका रीज़न ही यही है। सर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप इन्वेस्टर भी हैं एक अच्छे। सर, आपने कहा कि मैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूं जो डूब रहे हों, जो बैंकरप्सी पे हों।
जो नाकाम हो रहे हो, सर इसकी क्या वजह है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। देखिए, अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं टर्न अराउंड कर सकता हूँ, या मैं आम जबान में लोगों को कहता हूँ अगर मुझे धंधा करना आता है, ठीक है, धंधा करना क्या आता है कि जी मुझे अपनी चीज बेचनी आती है। हम हर इंसान सेल्समैन है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि आप मेरी बात समझ लें, मैं अपनी बात आपको समझा दूं, या इन शॉर्ट आप मेरी बात मान लें। तो हम हर वक्त सेल्समैन होते हैं, बाय डिफॉल्ट हम सेल्समैन हैं। तो मुझे अगर अपनी चीज बेचनी आती है तो मेरे पास फिर प्रोडक्ट होनी चाहिए, या वो सर्विसेज की सूरत में हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की सूरत में हो। लोगों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो बड़े कामयाब लोग होते हैं। सही। तो अगर वो लोगों ने, अगर ये प्रोडक्ट सही थी और सारी दुनिया में प्रोडक्ट जो है वो सही है और ये नाकाम हुई है, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर का कसूर है। तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सबसे बड़ी होती है, अगर वो ऑपरेटर ने उसकी कुर्बानी दे दी है, तो मेरे लिए तो वो बड़ी जो है वो जिसे कहना चाहिए वो बिजनेस मुझे कौड़ियों पे मिलेगा उस पर। मैंने अपना पहला स्टोर जो है वो सबवे सैंडविचेस कनाडा के अंदर खरीदा था, और वो मुझे याद है कि शायद मैंने वो $50,000 का टोटल जो है वो लिया था, जबकि वो $2 लाख से वो स्टार्ट होता है। सही। और वो $50,000 के स्टोर मैंने मेरा ख्याल है कि 4 साल में चला के $3.25 लाख में बेचा था। सही। तो अब अगर आप ये टर्न अराउंड करें, यानी अगर मैं $2 लाख का स्टोर लेता, उसके बाद भी अगर मैं उसको बनाता तो मैं 3.25 का बेच देता। सही। लेकिन मैंने क्योंकि $50,000 का टोटल लिया और मैंने 3.25 का बेचा, और वो स्टोर था ओंटारियो कनाडा के अंदर, जो कि स्लोएस्ट स्टोर था और जो है हाईएस्ट सेल अचीव कर चुका था। तो इसका मतलब है कि ये वही स्टोर जो बैंकरप्ट हो गया था, जिसने मुझे वो कौड़ियों के दाम, और वो $50,000 भी मैंने 5 साल की टर्म्स के ऊपर उससे लिया था। सही सही। कि मैं ये 5 साल में आपको किस्तों में पे करूंगा, और उससे बहुत पहले खैर मैंने उसको बुला के उसके पैसे जो है वो दे दिए, क्योंकि मैं कमाने लग गया था। मोविन पे किसी तरह हमने यहाँ पे टर्नओवर किया। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आपकी प्रोडक्ट अगर सही है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। देखिए, आप मार्केटों में देखिए, एक दुकान खुल रही होती है, एक बंद हो रही होती है, वो बंद हो रही होती है, एक खुल रही होती है, फिर अचानक सुनते वो चल पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हो गया? सही। इसका मतलब है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आदमी सही कर रहा होगा, तो वो कॉन्फिडेंस अगर होता है तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इसके अंदर अच्छा एक और भी बड़ी बड़ी सीधी बात है कि इससे ज्यादा वर्स्ट क्या करेंगे आप? तो टेक्निकली अगर मैं समराइज करूं अपनी बात को, आई एम अ वेरी रिस्क टेकर, आई प्ले विथ रिस्क। सही। और मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि हर गुजरा हुआ दिन मेरा गुजरे हुए दिन से अच्छा गुजरा है। यानी मेरा हर आने वाला दिन मेरा आज कल से अच्छा है, और आई हैव 100% श्योर कि अगर मेरी 50 साल की जिंदगी के अंदर हर दिन बेहतर गुजरा है तो कल का लाजमी अच्छा होगा। तो जब मेरा कल का लाजमी अच्छा होगा तो इस बिलीफ के ऊपर मैं रिस्क क्यों नहीं लूंगा आज? सही। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि हम अक्सर ये थ्योरी पढ़ते हैं कि अपने तमाम जो आपके अंडे हैं वो एक ही बास्केट में ना रखें, ठीक है, लेकिन जब आप एक बास्केट में नहीं रखते तो आपका फोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर आपने 3 जगह इन्वेस्टमेंट की है, 3-4 कारोबार किए हुए, तो क्या एक बास्केट में तमाम अंडे रखना और उस पर फोकस बरकरार रखना ये बेहतर है, या उसको फैला के रखना? देखिए, एक पीरियड जरूर होता है। यानी आज मैंने काम शुरू किया और मैं 6 बिजनेस एक साथ स्टार्ट करूंगा, वो डिजास्टर होगा ही होगा। सही। लेकिन अगर मैंने आज काम शुरू किया है और मुझे ये पता होना चाहिए कि अब ये कब इस बिजनेस के अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि अब मैं दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो सकता हूँ और इसको मैं ऑटो पे लगा सकता हूँ, या मैं अपना टाइम यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मल्टीटास्किंग के लिए, कि कब आप दूसरा वेन्यू जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है। लेकिन अगर आपने सारी जिंदगी एक ही में लगे रहे तो फिर तो कोडक का जो हाल हुआ, जो टाइपराइटर वालों का हाल हुआ, वो मेरे साथ किसी के साथ भी हो जाएगा, नोकिया के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना होगा, कंटिन्यूसली इनोवेट करना होगा, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब मुझे यहाँ से अपना वक्त निकालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं और वो समझते हैं कि ये डिपेंडेबल हो गया है और अब जो है वो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। उन्होंने एक नया वेंचर सेट किया, पता लगा कि अब ये गिरना शुरू हो गया। सही। तो जहाँ पे मैं बैठूंगा वो चल रहा है, जहाँ नहीं बैठूंगा वो नहीं चल रहा, तो फिर ये मल्टीटास्किंग का काम नहीं हो रहा। देयर इज समथिंग जो आप जो है वो सही नहीं कर पा रहे हो। और इसमें वही होता है कि आप अगर डेलीगेट नहीं कर रहे और अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर रहे, टीम को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, टीम को रिस्क नहीं लेने दे रहे, टीम को एरर मार्जिन नहीं दे रहे, तो फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। फिर तो हमेशा आप ही की तरफ देखेगी वो। सही सही। सर अगर हम बात करें डेलीगेट करने की, जिस तरह आपने कहा कि लोग डेलीगेट नहीं करते, जितने गुरु उनके पास होते हैं वो पूरे के पूरे नहीं सिखाते। अब जो जिस तरह जनरेशन आगे आ रही है और लोग सीखना भी चाह रहे हैं, अब जिनको वो ट्रांसफर नहीं हुए सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स किस तरह लर्न करें? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल तो आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट अवेलेबल है।
कि दुनिया में आज भी आपको पता है अमेरिका के अंदर आपसे ज़्यादा महंगा इंटरनेट है, अच्छा, कनाडा में आपसे ज़्यादा महंगी टेलीफोन कॉल है, आपके यहाँ दुबई में बराबर में आपसे इंटरनेट और टेलीफोन कॉल आपसे ज़्यादा जो है वो महंगा है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सबसे सस्ता है। तो अगर जब आपके पास सस्ता तरीन इंटरनेट मौजूद है तो आपके पास दुनिया खुल गई है। अब ये कि मुझे सिखाया नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, आप 2-2.5 घंटे जो है वो इंटरनेट के ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल एक तो काबिल एतराज़ काबिल शर्म मवाद के ऊपर आप 2-2.5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय आप वो चीज़ देखें जो आपके काम की है। और दूसरा एक और भी साइकी होती है, कामयाब लोगों को अगर कामयाब की तरफ जाना है वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, वो उन लोगों को देखते हैं जो कामयाब हुए बजाय इसके कि उन लोगों को जो नाकाम हुए। मैं 50 आदमियों को जाके स्टडी करूं जो नाकाम हुए, उसमें 51 आदमी मैं ही हूँगा, लेकिन मैं उन 51 के बदले 5 उन लोगों को जाके सर्च करूं जो कामयाब हुए हैं। ये जो माइंडसेट है ये मुझे कामयाबी के गुर बताएगा, ना कि नाकामी के बताएगा। ठीक है, माइंडसेट क्या है? यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। मैं पास होना चाहता हूं, मैं फेल नहीं होना चाहता। ये 2 अलग अलग माइंडसेट है। मैं सेहतमंद रहना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता। जब आदमी को ये फोकस बीमारी होगा वो सारी जिंदगी दवाइयां खा रहा होगा। सही। तो अगर मुझे कामयाबी पे फोकस करना है तो अब तो सारी दुनिया आपके लिए खुली है। और आपके, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, अपने पड़ोस में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, आपको साइकिल पे चलाने वाला बंदा आज गाड़ी चलाता हुआ जरूर नजर आ रहा होगा। बड़े कह रहे हैं यार वो ठेला लगाता था, आज उनकी दुकान है, आज ये है। आपको अपनी सराउंडिंग्स में वो सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे जिनका बिफोर और आफ्टर आपके सामने है। सही। तो अगर आप सिर्फ उनको स्टडी करें, दैट इटसेल्फ विल बी अ मोटिवेटिंग। मुझे ये तो दलील ही नहीं, अब्बा नहीं देके गए, अब्बा ने नहीं सिखाया, और हमने देखा नॉर्मली जिनको अब्बा बगैर मेहनत के देखे गए वो बर्बादी हुआ है। डेफिनेटली। सही। सर अगर हम जोफा ग्रुप की बात करें तो आपने कहा कि हमने ज्वेलरी से स्टार्ट किया, फिर आप फैब्रिक्स पे भी आए, फिर आप फाइन फूड पे भी आपने इन्वेस्ट किया। सर किसी भी नए वेंचर पर जाने से पहले आप क्या रिसर्च करते हैं? किस तरीके से रिसर्च करते हैं? देखिए, रिसर्च किसी भी चीज़ की सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको जाना पड़ेगा आपके कस्टमर के शूज़ में। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना ली है, लेकिन आपको एक तो सेल करना नहीं आता, दूसरा आपको अगर ये पता नहीं है कि ये सामने वाला कैसे लेगा, सामने वाली की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाली की नीड और वांट्स क्या है। बिजनेस जो है वो इमोशंस का नाम है। वी बाय बिकॉज ऑफ अवर इमोशंस। तो जब आप सामने वाले को अगर आप इमोशन रीड कर जाएं और आप उस इमोशन को जगाना चाह जाएं और ये आपने होमवर्क कर लिया है, तो फिर आप उसकी इमोशन के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं जब, तो फिर आपकी प्रोडक्ट भी एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि आप वो इमोशन क्रिएट कर चुके होते हैं। तो हम कोई भी अगर मुझे कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी है, मुझे मालूम अगर मुझे लोकेशन देखनी है तो उसके जो मेरा कस्टमर होगा उसको क्या चाहिए, अगर मैं उस कस्टमर के हिसाब से बनाऊंगा और अनपैरेलल किसी की चीज़ बनाऊंगा, मार्केट से हट के बनाऊंगा, डिफरेंस क्रिएट करूंगा। हमारी जो आप कह सकते हैं कामयाबी ये रही है कि हमने कभी भी कुछ भी काम किया है, हमारी एक साइकी है, वी हैव टू बी डिफरेंट। यही मेरा सेलिंग पॉइंट भी है। जब आप मेरा कंपेयर ही नहीं ला सकते ना, आप कह रहे हैं जी बाजार में 15 रुपए की चीज़ मिल रही है, मैं कहता हूँ मेरी वाली चीज़ ला दें 10 रुपए की ले लें। सर वो तो मिल ही नहीं रही, तो फिर 25 रुपए दें। सीधी सी बात है ना, मेरी प्रोडक्ट है, आपको समझ में आ गई, आपकी इमोशनल नीड भी है, 25 रुपए की है, बाजार में सर 15 की मिलती है, तो ये ला दें मुझे। तो अगर ये चीज़ मुझे 15 की कह रहे हैं तो मैं 10 की दूंगा। तो हम वो वाला ऑर्डिनरी काम ही नहीं करते। तो जब आप इस तरह इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चलेंगे तो आपके पास हमेशा कस्टमर होगा आपका, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी ना। डेफिनेटली। सर अगर हम आसिम जोफा की बात करें, फैब्रिक्स की बात करें आपके बिजनेस की, तो उसमें आपने इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ की, इमोशन क्रिएट किया, ये पहले से मौजूद इमोशन को कैप्चर किया? देखिए, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर था, हम लोग जैसे मैंने आपको कहा कि ज्वेलरी के अंदर जो है वो हम लोगों की जो आइडेंटिटी थी वो ज्वेलरी थी, और ज्वेलरी जो है वो आपको पता है 99% फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं। डेफिनेटली। और जब उनको ज्वेलरी पहननी है तो उनको ऐसा ड्रेस भी पहनना है जिसके ऊपर वो ज्वेलरी जो है वो ऐड कर सके। तो क्योंकि ये ऑलरेडी हमें मालूम था कि हमारे जो कस्टमर बेस्ड है वो किस तरह की ज्वेलरी पसंद करता है, तो वो ज्वेलरी को आसिम जोफा ने क्या किया कि ज्वेलरी को उन्होंने ट्रांसफ़र किया फैब्रिक के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर, स्टाइलिंग के अंदर। तो वो एक कंप्लीट पैकेज जो है वो बना। तो इसलिए जो है वो हमारे लिए समझे ज़्यादा ईजियर हुआ, एड ऑन हुआ। और फिर 2010 में जब आसिम जोफा लॉन्च हुआ, ये उस टाइम के ऊपर था जब आप कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट आया, जिसको आप लग्जरी लॉन कहते हैं। मतलब तो लॉन तो हमेशा प्लेन बनती थी, जब आपकी जो है वो उसके अंदर एडिशंस होनी शुरू हुई, लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि लॉन कैन बी अ ब्रांड प्रोडक्ट एज वेल, और ये भी हाई एंड हो सकती है। तो वैल्यू एडिशन जो हुआ तो ये भी काइंड ऑफ इनोवेटिव जो है वो काम जो है वो किया, फिर ट्रेंड सेट हो गया बाकी सब जगह के लिए। सही। सर फेलियर्स क्या रहे? किस चीज़ के फेलियर्स? सर अगर हम बिजनेस में बात करें, किसी भी नए वेंचर को स्टार्ट करने में या लाइफ में, मेरे हिसाब से नाउमीदी सबसे बड़ा फेलियर है। सही।
अदरवाइज तो जो भी आपका चैलेंज है, आई डोंट बिलीव ऑन दिस वर्ड फेलियर, आई से इज द चैलेंज। और चैलेंज सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है। चैलेंज सिर्फ आपको बताता है पे अटेंशन। अब अगर मुझे बुखार हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बीमारी है, और बट मुझे मालूम है कि बुखार इज सेइंग पे अटेंशन। सही। तो ये तो मेरी बेहतरी के लिए आया है, Definitely. मुझे ये बताने के लिए कि आप कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लिहाजा तवज्जो दीजिए, मैं सिग्नल दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा। तो अगर मैंने बुखार पे तवज्जो नहीं दी तो ये कैंसर तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह अगर मैंने बिजनेस के अंदर जो चैलेंज आया है, उस चैलेंज को मैंने अगर टैकल नहीं किया और उसको मैंने अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग नहीं समझा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बिजनेस फेलियर्स की तरफ जो है वो चला जाएगा। सर, अगर पर्टिकुलरली मैं किसी चैलेंज की बात करना चाहूँ, मैं एक्चुअली ये नाजरीन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि उस चैलेंज के साथ आपने किस तरह मुकाबला किया या आपने किस तरह टैकल किया, तो इस दौरान कोई चैलेंज आया हो तो आप जिक्र करना चाह रहे हो। देखिए, एक तो वो चैलेंजेस होती हैं जो रोजमर्रा के होते हैं। मैं एक प्रोडक्शन के अंदर हूँ, 14 घंटे लाइट नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली एक चैलेंज हो गया। जो लोग हकीकत पसंद होते हैं वो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं। मैं पाकिस्तान के तनाजुर में ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मस्बत ख्याल नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, और सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। क्योंकि जब आप हकीकत पसंद होंगे तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे मुल्क में कितनी बिजली है, कितने की आती है, क्या कितने दिन धरना होगा, कितने दिन ये होगा, ये सब मुझे सारा मालूम है। तो अगर ये मुझे सारा मालूम है तो मेरे लिए सरप्राइज तो कोई नहीं है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे पता है कि जो मेरा बिजनेस इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इतना होगा, और जब मैं उस पर होगा तो मेरी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होगी, मेरे रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से इस्तेमाल होंगे, मैं अपने सेफगार्ड्स भी उसी हिसाब से लगा के जो है वो रखूंगा। देखिए, अगर वेदर फोरकास्ट मुझे समझ में आ गया तो मुझे अपने छतरी और पानी का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन जब मेरे पास वेदर फोरकास्ट आ भी रहा है और सैलाब भी आ गया, और अब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, जब सैलाब का सिग्नल आ गया तो क्यों सो रहे थे। तो हमारे यहाँ जब हम हकीकत पसंद जो लोग होते हैं उनके बिजनेस हमेशा सेट होते हैं। सही। वो और उनको कम जो है वो इस तरह की परेशानियां होती हैं कि ऐसा हो गया, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा। बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। सही। सर, आपने ब्रायन ट्रेसी के साथ किताब भी लिखी, को ऑथर रहे, सक्सेस ब्लूप्रिंट्स। सर, वो तजुर्बा कैसा रहा उनके साथ काम करने का? यूएसए से आपकी बहुत PhD अच्छा भी इसलिए भी रहा कि मैंने ये अमेरिका में भी जो है वो रखे, और कनाडा वहाँ पे कारोबार भी मैंने काफ़ी किया, कनाडा में भी 20 साल रहा, और हमने यूरोप के अंदर भी बड़ी ट्रेनिंग्स कराई है, काम भी किया है। मैंने देखा है कि सक्सेसफुल लोग जो है उनकी जो आदतें हैं वो भी कॉमन होती हैं, उनके बिलीव्स कॉमन होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स कॉमन होते हैं। तो ब्रायन ट्रेसी जी अच्छा काम जो है वो कर रहे थे कि उन्होंने वो सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया भर के, और उनको वो सक्सेस के जो ब्लूप्रिंट्स हैं, उनके वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनकी आदतें कौन सी हैं, वो राज क्या है, वो उन्होंने जो है वो लिया। तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद ब्रायन ट्रेसी एट दैट टाइम, कि वो इसी बात पे काम कर रहे थे कि जो मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाहता हूँ कि तमाम कारोबारी लोग, कामयाब लोग, लीडर्स, उनकी इन्हीं आदतों और खसलतों को निकाला जाए। आप यकीन माने, जो नेपोलियन हिल की बुक है वो सारे के सारे आपको किसी भी खित्ते में आप चले जाएं, वो अफ्रीका हो, वो एशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपको वो कॉमन लोग मिलेंगे। आप सिर्फ नाम चेंज होंगे, वो जैक मा नहीं होगा, वो अब्दुल खालिद होगा लेकिन अगर आप उनके ट्रेड्स निकालेंगे सक्सेस के, वो ऑलमोस्ट सेम निकलेंगे, क्रक्स सेम जो है वो निकलेगा। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो स्टडी किया, और अब ज़ाहिर है मैं यहाँ पे पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो है वो स्टडी कर रहा हूँ। तो मुझे अगेन वो जो कम्युनैलिटीज़ मिल रही हैं वो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। सही। सर, कई ममालिक का आपने विज़िट किया, आपने दौरा किया, पाकिस्तान में भी आपने बिजनेस किया, फ़र्क क्या देखते हैं बाहरले ममालिक में काम करने में और यहाँ? डिपेंड, देखें वहाँ पे चीज़ें डिपेंडेबल होती हैं। वहाँ अगर मैं 5 ईयर प्लान बनाता हूँ तो उसके अंदर वेरिएशन कम आएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर इस्टेब्लिश कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप एंड अमेरिका स्पेशली। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपकी करेंसी 30% डिवैल्यू हो जाएगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट हो जाएगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो सरप्राइजिंगली 6 से 12-13% हो जाएगा। तो वहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड ली जा सकती हैं। देयर रिस्क आर ऑल्सो वेरी कैलकुलेटेड। हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ छक्के भी लगते हैं और बोल्ड भी होते हैं। वो कंट्रीज टेस्ट मैच खेलते हैं, हम T20 वाले जो है वो लोग हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे नज़र आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा जो प्लानिंग है वो करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी अगर आप देख लें, मेरे अपनी ज़िंदगी के अंदर जब से आँख खुली है
मैंने तो किसी भी हुक्मरान को ये नहीं सुनते हुए कौम से सुना कि अगले साल रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर आपको हुक्मरान 1 साल भी नहीं चाहिए, पिछले 50 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो उस पर आप 5 साल कैसे प्लान करेंगे? डेफिनेटली सही। सर एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये पैगाम की शक्ल में होगा। सर जो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मेहनत में अजमत है। दूसरी बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जानिसारान इतने करीब थे कि वह आपका पसीना ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। आपके पास खिदमतगार भी थे, आपके पास उम्महातुल मोमिनीन भी थी। इस सारी सहूलतों के बावजूद भी क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम अपने हाथ से किया? और मैं घर के कामों की बात बता रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि जी वो घर में टाँका भी खुद लगा लिया करते थे, आटा भी गूंद दिया करते थे, आग भी दहका लिया करते थे, सफाई भी जो है वो कर लिया करते थे, तो ये अल्लाह के रसूल का एक पैगाम औरतों के लिए नहीं था, मर्दों के लिए था ये, कि आपको अपने हाथ से काम करना है। तो जो घर में अपने हाथ से काम करता है वही बाहर जाके भी काम करेगा, क्योंकि उसको काम करने की आदत पड़ गई है। तो जब आपने ये सिखाना ये है कि काम करना है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही बकरियां चराई थी तो इस फरेब से बाहर निकले जिसको चाइल्ड लेबर के नाम पे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है कि बच्चा अपने बाप के साथ जाए और काम करे रादर देन 2 घंटे बाहर सिगरेट पिए। ये बहुत अच्छा है कि उसको काम पे आप जो है वो लगा दें। तो ये काम करना है पहली बात। तो जब ये तय हो गया कि हमें काम करना है और अपने हाथ से रिस्क कमाना है, तो वो जो आपको सरशारी मिलेगी और वो जो सुन्नत के ऊपर अमल होगा वो सबसे बेहतरीन काम होगा। फिर मैं क्या होगा, प्लानिंग 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 एंड प्लानिंग। उसके लिए तरीका क्या होगा, उन कामयाब लोगों के पास जाएं जो इस कारोबार को कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आप काम करें उन लोगों के साथ जाके, चाहे वो फ्री काम करें। मैंने अभी एक स्टार्टअप की बात बताई थी कि जो फ्राइज जिसका जो बड़ा सक्सेसफुल केस है कराची के अंदर, उसने पहले मैकडॉनल्ड में जॉब की, इंटर्नशिप। तो अब जिसने मैकडॉनल्ड के अंदर जाके सीख लिया कि फ्राइज कैसे बनाते हैं, वो बड़े आराम से R&D करके और अपनी फ्राइज बना के और 100 रुपए वाले फ्राइज जो है वो 50 रुपए के बेचेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। तो स्टार्टअप्स का लिए है ये कि आप पहले उन लोगों के पास जाएं, उनके साथ बैठ के काम जो है वो सीखें, थोड़ा सा आप जो है वो टाइम लगाएं और उसके बाद आपको इन आउट्स ऑफ बिजनेसेस मिल जाए। और हर कारोबार इंस्टेंट कुछ नहीं होता, बीज से लेके दरख्त तक बनने के अंदर एक वक्त दरकार होता है। आपको बहुत सारे वो लोग जो नज़र आ रहे हैं कि बड़े सक्सेसफुल हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा काम हुआ होता है और उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ होता है, टाइम भी इन्वेस्ट किया होता है, रिसोर्सेज इन्वेस्ट की हुई होती हैं। आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है कि यार ये आदमी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। भाई उसने 20 साल किया भी तो बहुत कुछ होगा ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 साल काम करेंगे, लेकिन अगर आपने उस 20 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से मशवरे ज़्यादा किए हैं और वक्त गुजारा है, तो आप बहुत कम वक्त के अंदर वो गुर सीख सकते हैं। इसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। रिस्क के हलाल के ऊपर अगर आपका फोकस होगा, कम के अंदर बहुत बरकत होगी और इम्पैक्ट होना चाहिए। कारोबार इसलिए नहीं करना है कि मैं अपने लिए करूंगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा इस कारोबार से, ये जब तक सोचेंगे फिर आपको जो है फिर इस कारोबार में काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग स्टार्टअप लेना चाहते हैं और अपने कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मददगार साबित होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।